स्वागत है करेंट। जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। स्पीडी साइंस का सेट नंबर 20 तक हो गया था। आगे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेट नंबर 21 लें। तो ज़्यादा समय ना गवाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉडल सेट नंबर 21 का पहला प्रश्न बोल रहा है कि टेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण, ये टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है, तो पात्र निषेचन और पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण होता है। अगला अगला प्रश्न है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है। यानी कि लीवर में कौन सा विटामिन रहता है, तो विटामिन ए संचित रहता है। कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगला प्रश्न हम लोग का, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने किया था। आगे देखते हैं कि साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण। किन्हें लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है, किन्हें लाल लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल द्रव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी को भर दीजिएगा और तो उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण होता है, तो केसी तत्व के कारण होता है, केसी तत्व के कारण। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, इस्पात यानी कि लोहा में होती है। सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, पुरुष का। पुरुष में क्या होता है, XY होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है। और सोनार का उपयोग कौन करता है, तो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है, तो EEG द्वारा होता है, याद रखिए कि EEG द्वारा। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो लाल रक्त कणिका जिनके RBC के माध्यम से होती है, याद रखिएगा। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ब्लड फ्लू जो होता है, ब्लड फ्लू फैलने वाला या ब्लड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है, तो H5N1। H5N1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कि बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है, तो H5N1। स्तनधारी वर्ग में, स्तनधारी जो होता है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो बकरी का होता है, जिसका औसत तापमान जो होता है 39 डिग्री सेल्सियस होता है। स्तनधारी में कौन कौन आएगा, व्हेल मछली आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, ये सब स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। अगला सेट नंबर 22 है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो 1/4 रह जाती है। जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर होती है, न्यूनतम होती है, और जी का मान ध्रुव पर महत्तम होती है। यानी कि विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है। जी की सतह से, मतलब पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो पृथ्वी का अगर सतह से अगर या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे तो उसके जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटाने पर भी पृथ्वी के, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के अगर घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, अगर 0 होता है, याद रखिएगा। अगर आगे देखते हैं, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग पूछेगा तो 42 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, याद रखिएगा। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि अगर धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या हो जाएगा, मौसम साफ होने की संभावना रहता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर
क्यू या 10 की पावर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू होता है। आगे देखते हैं बर्फ का घनत्व तो कितना होता है, तो 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। द्रव का घनत्व तो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व तो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, तो अधिक होगा, द्रव का घनत्व तो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ती है। यानी क्या प्रश्न है कि द्रव का घनत्व अगर बढ़ने पर कोशिका नली में जो द्रव होता है वो कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव का श्यानता जो होती है घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। आगे देखते हैं सेट नंबर 23 है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। तो यानी कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। अगला सेट है कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसे ही मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा होती है ml इनवर्स टी स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है कि झूला झूलने पर या झूला झूलते कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठा दिए जाए तो उनका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग, जहाँ ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होगा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पात यानी कि ठोस में। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। और जो अवश्रव्य है, और अगर श्रव्य की बात करें तो श्रव्य तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो वो पराश्रव्य तरंग कहलाएगी। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल व ध्वनि स्रोतों के न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे अधिक ध्वनि का वेग का मान सबसे कम किस में होता है, गैस में, और सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे ज़्यादा कम गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से बढ़ता है। यानी कि वायु में अगर ध्वनि का जो वेग होगा, तापमान जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे घटता जाता है। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो 4.2 × 10⁻² जूल होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसे मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गुप्त ऊष्मा का ऐसे मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। केल्विन तापमान पर बर्फ का गलनांक कितने होते हैं, तो 273 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए देखते हैं कि जब ऊपर से कोई पानी गिरता है तो गर्म लगता है। आगे देखते हैं कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो परम शून्य ताप परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर शून्य तापमान कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं कि मॉडल सेट नंबर 24 है, बोल रहा है कि विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होती है, तो संवहन की क्रिया के कारण होती है। विद्युत केतली में जो पानी होता है संवहन के, अगर पूछेगा कि विद्युत केतली में केतली किसके कारण गर्म हो जाती है, तो चालन विधि द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कि वोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं, यानी कि ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाएगा तो ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा, ये सब जो होते हैं वो सीधे ठोस एक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखते हैं जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे गलनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अगर द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो वाष्पन कहते हैं। आगे देखते हैं
कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये ठोस हो गया, जैसे ये मान लीजिए कि ये ठोस हो गया, थोड़ा सा और कर देते हैं। आज के बाद यहाँ से एक दो प्रश्न आते हैं और नहीं छूटेगा, आप ध्यान दीजिए। अगर ये मान लीजिए कि ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें ठोस की, अगर देखिए, अगर ठोस से द्रव में बदलेगा, अगर देखिए या तो ठोस से द्रव बदलेगा या द्रव से ठोस बदलेगा, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे द्रव से गैस बदलेगा या गैस से द्रव बदलेगा, ये कंडीशन हो सकता है। या तो हो सकता है गैस से ठोस बदले या ठोस से गैस बदले, यही ना 6 प्रक्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर याद रखिए, तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि जैसे ठोस है, तो अगर बात करेंगे ठोस की, तो ठोस अगर गैस में परिवर्तित होती, अगर ठोस जो होगी गैस में परिवर्तित होती है, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर इसमें आ जाएगा, कपूर आ जाएगा, कपूर ठोस होता है और उसको गर्म करते तो सीधे गैस में हो जाता है। अगर गैस ले ठोस की बात करें तो ये निक्षेपण प्रक्रिया होता है। कौन सा प्रक्रिया? निक्षेपण प्रक्रिया होता है, याद रखिएगा। अगर ठोस होगा, ठोस मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बर्फ है, ठीक, तो बर्फ पिघल के द्रव हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? द्रवणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रवणांक। तो द्रव यानी कि द्रव, नाम से ही लग रहा है कि ठोस द्रव में आ रहा है। अगर द्रव से ठोस में आएगा तो उसे बोलेंगे हिमांक। जैसे कि पानी को आप लोग फ्रिज में डाल के जमा देते हैं तो उसको बोले हिमांक। हिम हो गया, हिम मतलब बर्फ हो गया। अगर द्रव होगा तो द्रव को अगर मान लीजिए कि पानी आप लोग गर्म करते हैं तो सीधे गैस में चल जाता है, तो जब गैस में जाता है तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। अगर गैस को सीधे, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पानी गर्म करते हैं, ऊपर छिपा हुआ रख देते हैं तो ऊपर पानी जमा जाता है, पानी जम जाता है ना, तो पानी मतलब कि वाष्प ही पानी जम जाता है। तो उसको अगर सीधे वाष्प को पानी में लाएंगे, यानी कि गैस को पानी में लाएंगे, तो उसी को बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो रहा है, यहाँ पे भी दो कंडीशन और यहाँ पे भी दो कंडीशन हो रहा है। ये 6 कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। तेज हवा वाली, अच्छा, दाब बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जैसे एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है, ठीक, और यहाँ पर इसके नीचे आँच लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर नीचे आँच लगा हुआ है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि ये ऊपर से ढका हुआ नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कि इसमें पूरा पानी भरा है, क्या भरा है? पानी भरा है। तो जब पानी को नीचे से गर्म करते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे वाष्प ऊपर जाने लगता है। अगर हम कहें कि अगर ऊपर से अगर हम इसको ढक दें, क्या कर दें? ढक देते हैं। तो अगर ऊपर से इसको ढक दे, यहाँ पर छिपा धर के ढक देते हैं, तो क्या होता है? अब धीरे धीरे भाई इसमें प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसीलिए देखते हैं कि कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसके जो दाब होता है अंदर बहुत ही गैस भर जाता है, जिसके कारण जल्दी जल्दी पकने लगता है। समझ रहे हैं ना? तो वही बात है, यानी कि दाब अगर बढ़ाइएगा तो क्वथनांक धीरे धीरे ज़्यादा जल्दी 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 पानी खौलने लगता है। अगर दूध की बात करें तो दूध है, दूध को अगर गर्म करते हैं तो थोड़ा सा छोड़ दिया था इधर कि जल्दी उसमें वाष्प निकलते रहे। अगर पूरा गर्म तोप दीजिएगा ना तो जल्दी जल्दी गर्म होने लगता है, यानी कि जल्दी जल्दी खौलने लगता है। आगे देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, यानी कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। आगे देखते हैं। कपूर
ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, वाष्प जो होता है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति किलोग्राम। आगे देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइगेंस ने दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल ने बताया है। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ने दिखाया था। आगे देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है mc², E बराबर mc², याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सेट नंबर 25 है हम लोग का, कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वंग अधिकतम होता है, वंग नहीं होगा यहाँ पर, वेग होगा। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश का निर्वात में वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है या इकाई दूरी का होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आगे देखते हैं, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला होते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है तरंगदैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि वर्णांतता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो किसी लेंस से नहीं किया जा सकता है। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर, यानी कि उसमें कोई पावर नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग वेग होते हैं बराबर। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर पाई जाती है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य है। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो समांतर श्रेणी में, यानी कि घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं, सेट नंबर हम लोग का 26 है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो KVA द्वारा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण, यानी कि मतलब धन धन आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, ऋण ऋण आएगा तो प्रतिकर्षण होगा। यानी कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है और चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि चुंबक को आप लोग जब तोड़ते हैं, 2 चुंबक रहता है, तो अगर सीधी सीधी रखेंगे तो आकर चिपक जाता है, लेकिन अगर उल्टा करते हैं उसको एक को, तो इसको ले जाएंगे नज़दीक तो ये भागने लगता है। आप लोग खेले होंगे छोटे पर। आगे देखते हैं, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान जी, मतलब कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या होता है? तत्व होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग
से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। यहाँ पर समझने की बात ये है कि बोल रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ जो होता है वो तत्व होता है। और ये बोल रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात, यानी कि दो तत्व हो, लेकिन उनकी मात्रा के अनुपात जो होता है संयोग करके बनाया जाता है, उसको यौगिक बोलते हैं। आगे देखते हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से उसको मिश्रण बनता है। विश्व अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कणाद ने कहा। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है। कार्बन 12 बोल सकते हैं इसको। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित करते हैं। आगे देखते हैं सेट नंबर 27 है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है अम्ल को, लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है क्षार को। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर पदार्थ करते हैं एच आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अगला प्रश्न है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो OH आयन होता है, OH नेगेटिव आयन। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघटन होते हैं। एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो 22.2 लीटर। भारी जल का अणुभार होता है 20 होता है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है और किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि देखिए कि ठोस पदार्थ में अगर विलेयता ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन द्रव में वहीं घट जाती है। कोलाइडी रसायन के जनक किसे माना जाता है? तो ग्राहम को कहा जाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने की। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। आगे देखते हैं सेट नंबर हम लोग का 28 है कि क्या बोल रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है, आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। अगला प्रश्न है कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया जाता है फ्लक्स मिलाया जाता है, फ्लक्स पदार्थ मिलाया जाता है। गैंगस एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क होता है चांदी का, हॉर्न सिल्वर इसका अयस्क होता है चांदी का। हेवी स्पायर अयस्क होता है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ होता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो FeS2। तांबा का शत्रु किस तत्व को माना जाता है? गंधक को। तांबा का शत्रु किसे माना जाता है? तो गंधक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइन से किया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो पाइराइट्स को कहा जाता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रण सोना में शुद्ध सोना कितना होगा? तो 75% होगा। आगे देखते हैं सेट नंबर 29। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम है। अगला प्रश्न है कि किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है या रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। हीलियम की खोज किसने किए थे? तो लोकेयर ने किया था। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
अगला प्रश्न है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है। कौन? हीलियम हाइड्रोजन से भी हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण होता है तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम जिसे वैक्स बोलते हैं है पैराफिन मोम होता है, पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिलीन अम्ल पाया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने में प्रयुक्त होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। तो रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एलिनीन होता है। अगला प्रश्न है कि पीवीसी का तात्पर्य पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का तात्पर्य पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है कि रेनकोट बनाया गया है पॉलीकार्बोनेट से। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। अगला है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयान था। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल होता है। नोबेल का तेल कहा जाता है तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन यानी कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है नोबेल का तेल। अगला प्रश्न है कि क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। तो क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का सेट नंबर 30 का कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोर्टिकोलस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिलिक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो जड़ों से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि किन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार पौधे और पेड़ जो होते हैं का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है तो पायरुविक अम्ल होता है। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी होता है। यह छिड़क देने पर कोई भी चीज़ सूख जाता है। पादप रोगों अगला प्रश्न है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण। तो चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि नींबू का कैंकर रोग होता है तो जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है तो सेब से। तो यानी कि सेब में कौन सा रोग होता है? तो अग्नि निर्जा रोग होता है। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो सागर है। तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हम लोग का कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? या चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 30 समाप्त होता है। अगले सेट नंबर 31 से हम लोग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।